आज हमारे पॉडकास्ट में स्पेशल गेस्ट आए हैं जिनका नाम है देवेंद्र सेठी जी। देवेंद्र जी का लगभग 20 साल का एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल प्लानिंग में। इनकी कंपनी मनी काउंट वर्ल्ड वाइड लगभग 800 फैमिलीज के 250 करोड़ के फंड्स मैनेज करती है। तो बिना देरी किए लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट। देवेंद्र सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। वाइट कास्ट में आपका स्वागत है बहुत बहुत। आज पहली बार फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर हमने आपको बुलाया है। आजकल यूथ सबसे ज़्यादा बहुत जल्दी पैसा कमाना चाह रहा है और बहुत सारे भटकाव वाली चीज़ें यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे बहुत कुछ कंटेंट मिल रहा है, उसको फॉलो करके वो लोग सीधा सीधा जा रहे हैं। और जो ट्रेडिशनल मेथड्स होते थे, LIC का हो गया, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स हो गई, उनको छोड़ के स्टॉक्स में जा रहे हैं। ये बहुत कन्फ्यूज़न इसमें हो गया है। तो आई थिंक दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म समझाने के लिए, लोगों को समझने के लिए भी। तो आप थोड़ा सा इसमें ब्रीफ कीजिए हाउ वन शुड गो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी। शुरुआत करने के लिए मैं पहले ये चीज़ बोलूँगा कि हर चीज़ का लाइफ में हम देखते हैं धीरे धीरे एडवांसमेंट्स होते हैं। कि आज अब अगर बात करें तो पहले इंसान पैदल चलता था, फिर पहिए का निर्माण हुआ, फिर उसके बाद धीरे धीरे करते बैलगाड़ी, कार, ट्रेन, फ्लाइट्स, काफ़ी चीज़ें आने लग गई। तो वो चीज़ एवोल्यूशन होना नेचुरल है। तो सेम इन्वेस्टमेंट्स के अंदर भी एवोल्यूशन हुए, बहुत नई नई चीज़ें आई हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रहा है कि हम लोग किसी को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्सपर्ट है उस चीज़ का। आज हम सबसे बड़ा एग्जांपल है तो आज की तारीख में लोग सेल्फ मेडिकेशन करने लग गए थे बीच में, गूगल वगैरह देख के। और मेरे पास तो कई ऐसे लाइव एग्जांपल भी रहे हैं कोविड टाइम पे कि मैंने एक दो डेथ देखी, और वो भी उन पढ़े लिखे लोगों की जिन्होंने गलत ट्रीटमेंट खुद ही अपने आप कर लिया। ओके। तो पॉइंट ये है कि आपको बेसिक्स फॉलो करने चाहिए। कुछ फंडामेंटल हमेशा से सेम ही रहते हैं, सदियों से वही सेम फंडामेंटल होते हैं। हाँ, उसको करने का तरीका या वे चेंज हो जाता है, पर फंडामेंटल वही रहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट्स में फंडामेंटल जो मेरे हिसाब से होता है वो यही होता है कि सबसे पहले आपकी नीड क्या है। आपको यहाँ से मुंबई तक जाना है, अब आपको मुंबई जाना है तो डेस्टिनेशन पता होनी चाहिए। आप ऐसे नहीं बैठ जाएंगे कि अनजान ट्रेन में बैठ रहे हैं या अनजान फ्लाइट में जहाँ कहीं भी मुझे जाना है, या सिर्फ मेरा दोस्त उस फ्लाइट में जा रहा है तो मैं भी बैठ जाऊँगा। पहले डेस्टिनेशन डिसाइडेड होती है कि हमें जाना कहाँ है, फिर उसके बाद ये डिसाइड किया जाता है आपको कितनी टाइम में पहुँचना है, आपकी टाइम ड्यूरेशन क्या है। फिर उसके बाद सेकेंडरी ये आता है कि आपका मोड क्या है, मतलब आप किस मूड में है। उसके अंदर आपको एंजॉय करने के लिए आप रोड, जैसे फ्रेंड्स के साथ जाना चाह रहे हैं तो आप शायद आपके पास एम्पल टाइम है तो आप रोड ट्रिप भी ले लेंगे। आपके पास बहुत अर्जेंसी, कोई ऐसी मीटिंग है जो आपको अटेंड करनी है, आपके पास टाइम ड्यूरेशन कम है, तो आप कितने भी रेट में फ़्लाइट की टिकट मिल रहा होगा आप जाएंगे। या कई बार ऐसा होता है कि नहीं, टाइम का भी क्राइटेरिया है, पैसों का भी क्राइटेरिया है, तो आप ट्रेन से भी जाएंगे। तो वे ऑफ, जो इसको हम इन्वेस्टमेंट्स की लाइन में बोले तो हम इसको इन्वेस्टमेंट व्हीकल बोलते हैं। आप कभी देखना है हमेशा इन्वेस्टमेंट व्हीकल वर्ड यूज़ होता है। ओके। इन्वेस्टमेंट व्हीकल इसीलिए यूज़ होता है कि वो आपको एक दशा से दूसरी दशा में ले जाता है फाइनेंशियल कंडीशंस के टर्म्स में। तो सबसे पहले वही है, फंडामेंटल यही कि पहले गोल डिसाइडेड हो। ओके। तो आज की तारीख में लोग गोल डिसाइड नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि हम सोशल मीडिया का वो देख रहे हैं कि किसी ने, और हमें नहीं पता कि उसके पास ओरिजिनल है। कई सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के बारे में अभी न्यूज़ भी आई है कि वो इतने टाइम से किराए के घर में रह रहे थे और ये दिखा रहे थे कि अपनी इनकम उन्होंने ये कमाई और ये घर खरीदा हुआ है। फेक लाइफ ज़्यादा। और यंगस्टर जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं इन चीज़ों से। और फिर वही वाला क्राइटेरिया आता है कि हर किसी को फिर ईजी मनी बनाना है, क्योंकि मेहनत से जो पैसा बनता है उसमें टाइम लगता है। सर एक मैं एग्जांपल दूंगा आपको। आप, हमने हिंदुस्तान में बहुत फेमस शो रहा है कौन बनेगा करोड़पति। बाहर भी हु वांट्स टू बी मिलियनेयर करके फेमस था। आप अगर इनके एग्जांपल्स, अगर लाइव डेटा का भी सर्च करें, जो लोग यहाँ पे जीते हैं, जो भी विजेता रहे हैं, अगर आज उनकी आप चेक करें, मोस्ट ऑफ दी लोग आज की तारीख में बैंकरप्सी वाले लेवल पे होंगे। ओके। रीज़न क्या होता है? जो चीज़ लाइफ में कहावत है, बोली जाती है, जो चीज़ धीरे धीरे आती है वो आपके पास लंबा रुकती है, जो एकदम से सडन आती है वो जल्दी चली भी जाती है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप खेल जगत में देखें तो माइक टाइसन और कपिल देव का एग्जांपल ले लीजिए। माइक टाइसन ने बहुत जल्दी पैसा कमाया, बहुत अच्छी, मतलब हैवी वेट चैंपियनशिप जीती, बहुत पैसा कमाया। बॉक्सिंग वन ऑफ द उस खेलों में से आता था जहाँ बहुत ज़्यादा पैसा था, तब क्रिकेट में इतना नहीं था। एंड बट माइक टाइसन बीच में एक ऐसे लेवल पे था जो बिल्कुल बैंकरप्ट था, ये बहुत न्यूज़ में भी था। फिर वापस अब वो करियर में उन्होंने कम बैक किया, मूवीज़ करी पैसा कमाने के लिए। एंड सेम आप कपिल देव का एग्जांपल लें,
क्योंकि वो उस टाइम से निकले थे, धीरे धीरे उन्होंने कमाई करी। तो उस एरा में इतना पैसा नहीं आता था नहीं क्रिकेट में। नहीं था एंड बिल्कुल। कपिल देव साहब का तो एग्जांपल भी है कि मोहाली के क्रिकेट स्टेडियम के अंदर जो लाइट्स होती थी, फ्लड लाइट्स, वो कपिल देव साहब की कंपनी की होती थी, उनको उसका रेंटल मिलता था। ओके। तो उन्होंने धीरे धीरे उस पैसे से पैसा बनाया। दोनों ही खेल जगत से थे, पर दोनों का एटीट्यूड अलग अलग था। बट ये खासियत है कि जो चीज़ धीरे धीरे आती है वो लंबा रुकती है। तो मेहनत की कमाई का, उसकी सेविंग्स का मज़ा अलग होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो यूथ को जैसे मान लो कोई 20 साल का आदमी, 20-22 साल में, तो आजकल तो बच्चे चाहते हैं एकदम करियर फटाक से सेट हो जाए और फिर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें। तो क्या एक मेथड है, किस तरह से मतलब इन्वेस्टमेंट करें? तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है कि वही फंडामेंटल्स पे बात करेंगे। आज जब कोई यंगस्टर इनकम शुरू करता है तो सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, वो किसी जॉब में है सपोज़, तो ये जॉब, पता नहीं जॉब मार्केट कब चेंज हो जाए, कब स्किल सेट चेंज हो जाए। तो बेटर है कि सबसे पहले अपना इमरजेंसी फ़ंड खड़ा करना चाहिए। पहले मैं इमरजेंसी फ़ंड की बात करता था प्री कोविड, तो लोग ये एग्जांपल देते नहीं मेरी जॉइंट फैमिली है या मेरी फैमिली सपोर्ट रहेगा। बट कोविड ने सिखा दिया कि कई बार सबकी इमरजेंसी एक साथ आ सकती है। शायद भाई के पास पैसा हो आपके, बट वो आपकी हेल्प नहीं कर पा रहा हो क्योंकि उसको ये डर होगा कि क्या पता मुझे ज़रूरत पड़ जाए। मुझे ज़रूरत पड़े। तो बेटर है अपना इमरजेंसी फ़ंड खुद खड़ा कीजिए। कितना होना चाहिए? वो आपके एटलीस्ट मेरे हिसाब से 6 मंथ्स की टेक होम इनकम का पैसा हमेशा ऐसी जगह होना चाहिए जो आपके पास 2 दिन के अंदर आपके पास आ जाए। चाहे आप उसको सेविंग्स अकाउंट रखो, बैंक एफडी रखो, कैश रखो। मतलब इट शुड बी लिक्विड, ऐसा कोई इन्वेस्टेड भी नहीं होना चाहिए वो। बिल्कुल, कि आपको उसको ब्रेक करने में आपको पता चला आपने मार्केट में लगा दिया उसको, हाँ, तो पता चला कि प्रिंसिपल के बराबर भी नहीं आ रहा। ट्रू। और कोई सेट ऑफ रूल्स जो फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से? कई चीज़ें हैं, जैसे अभी मैं यंगस्टर्स को देखता हूँ कि बहुत, अभी हम बोलते हैं कि ईएमआई जनरेशन है, सब कुछ चीज़ें ईएमआई पे ही चल रही हैं। तो ईएमआई के लिए मैं सब लोगों को यही बोलता हूँ कि कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि कितनी ईएमआई होनी चाहिए, क्योंकि आजकल पेरेंट्स भी बच्चों को बोलते हैं आपकी सैलरी अच्छी है, डे 1 पे आप घर ले लो, ईएमआई चुकाते रहना उसकी। बट ईएमआई का रूल ये होता है मेरे हिसाब से कि एटलीस्ट 25% से ज़्यादा आप अपनी सैलरी का ईएमआई मत बांधिए। अगर आप इसके ऊपर निकल जाएंगे तो फिर आप लाइफ एंजॉय नहीं करेंगे, ये आपको हर्ट करेगा कहीं ना कहीं। तो एक ईएमआई हो गया। दूसरा, आप अगर सेविंग्स जो है मिनिमम 20 से 25% सेविंग्स करिए। हाँ, अब इसमें होता है कई यंगस्टर्स करियर के स्टार्टिंग में होते हैं, इनकम बहुत कम होती है, तो वहाँ हो सकता है कि उनकी सेविंग्स का रेशो कम हो, तो सिर्फ इमरजेंसी फंड मेंटेन करें। पर जैसे जैसे धीरे धीरे करियर में ग्रोथ होती है, पैसा बढ़ता है, आपके पास मंथली अमाउंट आता है, तो आपकी प्लानिंग चेंज करिए। फिर थोड़ा आप अपने शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए भी रखिए, जिसको मैं लेमन लैंग्वेज में बोलता हूँ 10-10-10 का रूल। कि सबसे पहले 10 दिन की प्लानिंग हो, फिर 10 महीने की प्लानिंग हो, फिर 10 साल की प्लानिंग हो। पर ज़्यादातर आपने देखा होगा कि लोग करते उल्टा है, पहले 10 साल की चिंता आज ही करने लग जाते हैं, फिर पता चलता है कि नहीं 10 महीने में पैसा चाहिए था या 10 दिन में पैसा चाहिए था, वो पैसा है नहीं हमारे पास। तो उस सिनेरियो के अंदर क्या होता है, वो 10 साल की प्लानिंग में से पैसा निकालना पड़ता है, फिर वो गिल्ट फैक्टर आता है, फिर उनको फील होने लग जाता है कि मैं सेविंग्स कर ही नहीं पाऊंगा लाइफ में। तो अब ये रूल फॉलो करें, बहुत सिंपल है। बट हाँ, उस रूल को, रूल्स बड़े सिंपल हैं, बट दिक्कत होती है उन चीज़ों को फॉलो करने में। आपने एक बुक भी लिखी है फाइनेंशियल प्लानिंग में, वो अभी इनफैक्ट मनी काउंट्स वो आपके पीछे दिख भी रही है, बिल्कुल। तो उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए। मनी काउंट लिखते टाइम मेरे दिमाग में ये होता था कि मैं कई लोगों से, यंगस्टर से जब मिलता था, तो बेसिक मुझे ज़ीरो से समझाना पड़ता था, क्योंकि ये सिर्फ हिंदुस्तान की दिक्कत नहीं है, वर्ल्ड ओवर पर्सनल फाइनेंस के बारे में पढ़ाया ही नहीं जाता है। हम लोग सीए बनाने की तैयारी कराते हैं, एमबीए कराते हैं, बट एक आदमी को बेसिक फाइनेंस कभी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता कि इतनी इनकम हो, कितनी सेविंग्स करें, क्रेडिट कार्ड लें ना लें, लोन कितना लें, ये नहीं पढ़ाया जाता। तो उस वजह से होता क्या, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनकी सैलरी मंथली लाखों में है, बट स्टिल वो पैसा नहीं जोड़ पाते या लोन में ही रहते हैं। तो ये क्राइटेरिया बहुत आते थे, तो मेरे को लगा कि कुछ इसको ऐसी चीज़ में फॉर्मेट में डाल दिया जाए जो कोई भी हो उसको हेल्प हो। तो हमने बहुत सिंपल लैंग्वेज में, हम बोलूँ तो 2 डे रीड है, ओके, कि आप 2 दिन में पूरी बुक खत्म कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमने लिखी है, मैंने और मेरी वाइफ ने मिलकर इसको लिखा है। तो उसका बेसिक रक्स ये, अगर आप उसको पढ़ेंगे आपको 2 दिन में इतना तो समझ में आ जाएगा कि आपको बेसिक्स क्या करने चाहिए, करना क्या चाहिए। बिल्कुल। तो उसी ब्रीफिंग के हिसाब से उसमें कोई बेस्ट चैप्टर हो, वो उसको एलेबोरेट करो आप इसमें। मेरा बेस्ट चैप्टर उसके अंदर, जो मेरा फेवरेट टॉपिक रहा आज तक, वो रहा फाइनेंशियल फ्रीडम। मैं जब ऑलमोस्ट 20 साल पहले इस इंडस्ट्री में आया था, तब फाइनेंशियल फ्रीडम मेरा फेवरेट टर्म होता था, पर लोगों के ऊपर से जाता था वो।
अभी कोविड ने क्या है पिछले 4-5 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम को बहुत फेमस कर दिया। आजकल नया टर्म भी चल रहा है फायर, वो भी यही फाइनेंशियल फ्रीडम से रिलेटेड ही है। तो फ्रीडम मीन्स कि एक और लाइन है इसमें कि एक आदमी रिच हो सकता है और एक आदमी वेल्दी हो सकता है। रिच का मतलब कि मेरे पास अच्छी इनकम आ रही है, पैसा खूब आ रहा है मंथली, बट उसके लिए मैं अपना टाइम बहुत लगा रहा हूँ। आप ऐसा पर्सन अपने दिमाग में इमेजिन कर लीजिए कि जिसके पास समय नहीं है बीवी बच्चों के लिए अपनी पर्सनल लाइफ एंजॉय करने के लिए, पर बहुत मेहनत कर रहा है और बहुत कमाई कर रहा है, वो रिच हो गया। बैंक अकाउंट से अकॉर्डिंग वो रिच है। वेल्दी हो गया जिसके पास पैसा उतना है, चाहे उस रिच के बराबर कंपेयर करेंगे नहीं होगा, बट इतना है कि उसको अपना लाइफ अपने टाइम को अपने अकॉर्डिंग एंजॉय कर सकता है, जो फ्रीडम है उसके पास। तो वो मैं उसको बोलूँगा फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम मीन्स कि मुझे पैसों के लिए काम नहीं करना है। आज अगर मैं शौक के लिए कुछ काम कर रहा हूँ जिसमें मुझे खुशी मिलती है, चाहे मुझे उसमें कमाई हो रही है नहीं हो रही है, पर मेरे पास मेरी बैकिंग या मेरी सेविंग्स या मेरे एसेट्स इतने हैं जो मुझे इतनी इनकम दे सकते हैं। अब वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है। आपके लिए वो शायद मंथली 5 लाख रुपए अमाउंट हो, मेरे लिए शायद मंथली 2 लाख रुपए हो, कि जिसमें 2 लाख रुपए अगर आज मुझे महीने का आता है तो मुझे लगता है कि मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ। तो सबके लिए अलग अलग है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम मेरा उसमें फेवरेट चैप्टर है। तो मेरे लिए लगता है कि मुझे लगता है कि अल्टीमेट गोल वही है, और उसकी आज कोई एज नहीं है। जैसे पहले बोला जाता था कि 60 की एज में रिटायर हो, रिटायरमेंट आजकल नेगेटिव लिया जाता है। नेगेटिव लिया जाता है। आप 80 तक भी काम करिए जब तक आप काम कर सकते हैं। पॉइंट ये है कि हाँ, पैसों के लिए काम मत करें। फाइनेंशियल फ्रीडम आप 50 की एज में अचीव कर सकते हैं, 45 की एज में अचीव कर सकते हैं। तो अब जैसे जो ट्रेडिशनल, मतलब एक मेरे कुछ क्वेश्चंस मैंने मार्क कर रखे थे आज के पॉडकास्ट के लिए। तो इन्वेस्टमेंट्स वर्सेस गोल्ड, अगर एक इस टॉपिक को लें, क्योंकि अपने जो भारतीय परंपरा में तो शुरू से यही रहा है कि घर में गोल्ड के लिए भी उतनी इन्वेस्टमेंट होती है। तो गोल्ड को आज की डेट में इन्वेस्टमेंट्स के वर्सेस अगर देखें तो विच इज़ बेटर? गोल्ड इन्वेस्टमेंट का एक ऑप्शन है। हाँ, कई पुराने हम उसमें देखें तो ऐसे माना जाता है कि सिर्फ गोल्ड में ही इन्वेस्टमेंट करना है। आज भी कई फैमिली सिर्फ गोल्ड में ज़्यादा बिलीव करती हैं, बट इसको मैं ऐसे लूँगा कि ज्वेलरी को आप इन्वेस्टमेंट मत मानिए। पहली चीज़, ज्वेलरी पार्ट हो गया कॉस्मेटिक्स की तरह। ओके। क्योंकि हम उसको अच्छा दिखने के लिए पहन रहे हैं, जैसे कपड़े खरीद रहे हैं अच्छा दिखने के लिए पहन रहे हैं, तो ज्वेलरी वाली उसको आप इन्वेस्टमेंट मत मानिए। आप इन्वेस्टमेंट कैसे मान रहे हैं? गोल्ड को, पेपर गोल्ड भी आजकल लोग खरीदते हैं। स्टिल मैं बोलूँगा फिजिकल गोल्ड की भी अपनी जगह इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अभी वापस से कई बार ये सिनेरियोज आते हैं, कई बार बातें होती हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ नहीं हुआ, बट गोल्ड उस टाइम पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पोजीशन होता है। तो स्टिल इसको अगर बहुत इजी वे में बोलूँ तो दुनिया में 3 बड़ी एसेट क्लासेस हैं। एक होती है आपकी रियल एस्टेट, सेकंड हो गई आपकी इक्विटी, जो शेयर्स हो गए या म्यूचुअल फंड्स हो गए, जो इक्विटी शेयर मार्केट में जो भी जा रहा है। थर्ड हो गया आपका डेट, जो भी फिक्स रिटर्न जैसे फिक्स इनकम वाले। तो गोल्ड भी हम उसको पार्ट में ही बोलते हैं। ओके। क्योंकि गोल्ड की भी अगर आप लंबे टाइम के रिटर्न्स उठा के देखें तो 9.5-9.5% रहे हैं। ओके। इसमें साइकिल आती है, बीच में 13-14% की रेंज आती है, फिर कम भी होता है, पर एवरेज गोल्ड 9-9.5% की रेंज में रिटर्न देता है। तो कायदे से एक आम आदमी को क्या करना चाहिए, आप इसको इक्वली तीनों में डिवाइड कर दीजिए। ओके। 33%। 33। अब इसमें ये फैक्टर हो सकता है, मैं पूरा 33 गोल्ड नहीं कह रहा, गोल्ड में मतलब डेट में मतलब एफडीज हो गई, पीपीएफ हो गया, उसी के अंदर गोल्ड भी हो गया। तो टोटल पोर्टफोलियो का अगर 10% गोल्ड है कोई बुराई नहीं है। 10 to 15%, इससे ज़्यादा मत चाहिए। या फिर ये भी कह सकते हैं गोल्ड पहले की जैसे भी अपन वो इमरजेंसी फंड की तरह भी मान सकते हैं उसको, बिल्कुल, कि एक स्टेबिलिटी वाला एसेट भी होता है। जैसे एग्जांपल आपको देता हूँ, कोविड टाइम पे रियल एस्टेट से भी रेंटल इनकम अच्छी नहीं आ रही थी। इवन अगर कोई रियल एस्टेट बेचने जाता तो अच्छे खरीदार नहीं थे, अच्छा रेट नहीं मिल रहा था। सेम इक्विटी मार्केट में भी ये था, इक्विटी मार्केट डाउन साइड पे था, पर उस समय किसी का पैसा अगर कैश में, एफडीज में और ऐसी जगह और गोल्ड में है तो फिर भी थोड़ा सा एक उसके बाद लिक्विडिटी थी। तो वो एक बेनिफिट रहता है, इसलिए थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन, इसलिए वो वर्ड बोलते हैं कि सारे अंडे एक ही बास्केट में नहीं होने चाहिए। तो सेम चीज़ है यहाँ पर। अभी एक सर्वे हुआ था, वो थोड़ा सा इंडियन हाउस होल्ड जो सेविंग्स करते हैं उसमें आया था कि मैक्सिमम 60 to 70% पैसा रियल एस्टेट में जाता है। तो वो एक अगेन देखा जाए तो दिक्कत क्या है, रियल एस्टेट इलिक्विड है। रियल एस्टेट रिटर्न देता है नो डाउट, 10 साल 15 साल 20 साल में अच्छा पैसा बना के देता है, पर आप ऐसे एग्जाम्पल लीजिए, आज आपके पास एक प्लॉट है जिसकी वैल्यूशन 1 करोड़ की है और आपको फैमिली में 50 लाख रुपीज़ चाहिए, तो आपको पूरा वो प्लॉट ही बेचना पड़ेगा। तो अगर आपके पास डेट या ऐसे एफडीज होती तो वहाँ से ब्रेक करना ईजी था, या गोल्ड के अगेंस्ट में लोन मिल जाता। तो इसलिए डाइवर्सिफाई करना ज़रूरी है।
और वैसे भी जब बेचने जाओगे तब आप सामने वाले को पता लग गया कि अगर इसको बेचना ही जल्दी है बिल्कुल, तो वैल्यू और उसकी डाउन ही होती वो जाएगी, तो और लिक्विडिटी तो बिल्कुल नहीं है उसमें। मार्केट का रूल है, जब आपको हाँ। नीड है तो सामने वाला उसकी नीड का फ़ायदा उठाए। सही है। तो आजकल जो यूथ बहुत ज़्यादा स्टॉक्स के प्रति और उसके प्रति मतलब फैसिनेटेड है, तो जी। क्या राइट वे है, मतलब एसआईपी इज़ राइट वे, या स्टॉक्स में करना चाहिए, या फिर एफडीज में रखना चाहिए, इनके कंपैरिजन अगर तीनों देखें तो? अ, वैसे इन्वेस्टमेंट्स थोड़ा सा कस्टमाइज सॉल्यूशन वाला टॉपिक है। आप इसको ऐसे कह सकते हैं, यहाँ बूफे नहीं चल सकता, यहाँ अला कार्ट भी ऑर्डर हो ज़्यादा बेटर है, बट स्टिल कुछ रूल्स सेम रहते हैं, तो इसमें हर इंडिविजुअल अलग अलग है। अब अगर आपको सपोज़ मार्केट की अच्छी पकड़ है, कंपनीज़ के बारे में अच्छी डीप नॉलेज है, या आप किसी बिजनेस को बहुत अच्छे से समझते हो, तो आप उसके स्टॉक्स खरीदिए। ओके। क्योंकि स्टॉक्स खरीदने का मतलब हो गया आप किसी कंपनी के अंदर शेयर होल्डिंग की तरीके से पैसा डाल रहे हैं, आप किसी के बिजनेस में पैसा डाल रहे हैं। और अगर आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है तो आप फिर आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जाइए, वहाँ पे एक्सपर्ट्स आपके बिहाफ पे ये चूज़ करेंगे कि ये कौन भी से स्टॉक्स में डालना है। ये भी मेरा एक क्वेश्चन है कि भी इज म्यूचुअल फंड अ ट्रैप, क्योंकि वो लास्ट में जो इतना सारा टर्म्स एंड कंडीशन वाला वो बोलते हैं, तो पर वो आप क्या है? एक चीज़ देखेंगे, म्यूचुअल फंड की बड़ी अच्छी बात क्या है कि म्यूचुअल फंड बहुत धीरे धीरे बोलता है हम्म। कि ये शेयर मार्केट की जोखिम भरा है, हाँ हाँ पर और म्यूचुअल फंड उसको बिल्कुल रन नहीं करता तेज़ी से। हाँ हाँ। तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि हमारे पास रेगुलेटर बहुत अच्छा है, जो सेबी है। और आई थिंक सेबी की अगर मैं ऑथेंटिसिटी की बात करूँ तो वर्ल्ड में 4th-5th नंबर पे आता होगा, और रूल्स बहुत टाइट हैं, और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इन्वेस्टर सबसे ऊपर है उनकी नज़र में, तो सारे रूल्स इन्वेस्टर के फेवर के हिसाब से ही बनते हैं। हाँ, पास्ट में स्कैम्स हुए हैं, आई एग्री, बट कोई पुराना स्कैम होता है तो उसके बाद फिर नई चीज़ें और रूल्स टाइट हो जाते हैं। पर आज की तारीख में देखें तो हम जहाँ से हम हर्षद मेहता स्कैम की बात करें और आज की तारीख में बात करें, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो म्यूचुअल फंड पे आते हैं, एज अ इस म्यूचुअल फंड का ट्रैप। देखिए, म्यूचुअल फंड सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि 150 साल की हिस्ट्री में जब से यूएस में म्यूचुअल फंड आए थे, एक भी म्यूचुअल फंड आज तक बर्स्ट नहीं हुआ है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि म्यूचुअल फंड्स का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया गया है, ऊपर एक स्पॉन्सर होता है, फिर एक ट्रस्ट होती है, फिर वो ट्रस्ट उस म्यूचुअल फंड कंपनी को मैनेज करती है, तो वो स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है। और दूसरा, फिर कस्टोडियन बैंक होते हैं। म्यूचुअल फंड के पास आपके पैसे का एक्सेस नहीं होता पूरा, ओके। एक थर्ड पार्टी बैंक के पास होगा, वो वहाँ से सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। फिर बैलेंस शीट्स इतनी नीट एंड क्लीन होगी, हर फंड की अपनी बैलेंस शीट्स होती हैं कि अगर प्रॉफिट बना है उस फंड के अंदर तो एनएवी ऊपर जाएगी। पूरा जितनी ट्रांसपेरेंसी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, सारी ट्रांसपेरेंसी म्यूचुअल फंड्स में मिलती है। और सेबी इसके लिए रेगुलर बेसिस पे नए नए टेस्टिंग्स भी करता रहता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आगे फ्यूचर में स्कैम नहीं होंगे, जिसको स्कैम करना होता है वो नए तरीके लेकर आता है, बिल्कुल। बट मेरे हिसाब से अगर आप देखें तो आज की तारीख में बहुत सेफेस्ट है कंपैरेटिवली। आप सबसे बड़ा एग्जांपल ये लीजिए, आपने किसी बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट में खाते में पैसा रखा, और उस बैंक ने किसी XYZ पर्सन को लोन दिया, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो लोन लेके फरार हो गए, करोड़ों रुपए, हज़ारों करोड़, पर आज वो पैसा वापस नहीं आ सकता। म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे बहुत डाइवर्सिफाई करके चलते हैं, किसी इंडिविजुअल को नहीं देंगे। और म्यूचुअल फंड एक लाइन बोलते हैं, मेरे को एक फंड मैनेजर मिले तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी लाइन बोली थी कि बैंक्स बोलते हैं हम आपके बुरे टाइम में दोस्त हैं, ये बोलते हैं हम आपके सिर्फ अच्छे टाइम में दोस्त हैं, क्योंकि इनके लिए इन्वेस्टर सेंट्रिक ये लोग ज़्यादा है। और कोई पर्टिकुलर ड्यूरेशन होता है इसका कि भाई 1 साल के लिए या 3 साल के लिए और रखें उसमें बेनिफिट होगा, या कम रखें तो उसमें लॉस होगा? नहीं, इसमें देखिए अमित जी, बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक आपको कहाँ जाना है डिपेंड उस पर करता है। हर तरह के प्रोडक्ट है, आपके पास 3 महीने के लिए पैसा है तो उसके लिए भी ओवरनाइट फंड जैसी चीज़ें हैं, पर आपके पास लंबे टाइम के लिए, आप 10 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं, उसके लिए भी चीज़ें हैं। डिपेंड करता है कि आपका टाइम ड्यूरेशन कितना है, फिर रिटर्न्स उसके अकॉर्डिंग आते हैं। ओके। आप अगर 6 महीने के लिए रखना चाहेंगे तो मैं बोलूँगा आप लिक्विड फंड्स में रखिए, पर लिक्विड फंड रिटर्न कितना देंगे? 6 से 6.5% की रेंज आएगी। पर आप इसको कंपेयर करेंगे सेविंग्स अकाउंट से तो उसका डबल आ रहा है। उसका डबल आ रहा है। हाँ, आप कहते हैं मेरे पास 2 साल 2.5 साल के लिए पैसा है, तो कुछ हाइब्रिड फंड्स हैं, आप वहाँ भी जा सकते हैं। प्योर डेट फंड्स हैं जो 9 से 10% की रेंज से देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग है, आपके टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग। आप 10 साल तक पैसे की आपको ज़रूरत नहीं है तो आप शेयर मार्केट वाली स्कीम्स में भी जाइए। ऑब्वियसली वहाँ पे थोड़ी सी शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी आएगी, उठापटक होगी, बट लंबे टाइम में आपका रिटर्न अच्छा बन जाएगा। और दूसरी चीज़ कि आपको खुद स्टॉक्स सेलेक्ट नहीं करने हैं, वो एक्सपर्ट्स कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ से निश्चिंत हो सकते हैं कि उनको ये पता होगा कि राइट टाइम पे क्या बेचना है, क्या खरीदना है। वो तो सबको ही, लेकिन वो अगर वही चीज़ गाइड कर रहे हैं, मान लो आप 100 लोगों को मैनेज कर रहे हो, तो 100 लोगों को सेम चीज़ ही बताएंगे कि सेम स्टॉक्स में डालें? उसके अंदर डिपेंड करता है हर किसी का रिस्क एपेटाइट कितना है।
ओके। जैसे सपोज आप कहते हैं कि लाइक एक रिस्क एपेटाइट के लिए कुछ क्वेश्चनर होता है हम लोगों के पास, जो एज पर सेबी हमें हर नए इन्वेस्टर से पहले भरवाना होता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपका सपोज रिस्क एपेटाइट कंजर्वेटिव आता है, रिस्क प्रोफाइलिंग कहते हैं जिसको हम, तो हम आपको ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट्स कम देंगे जिसमें मार्केट की वॉलेटिलिटी कम हो। मैं आपको सेफ्टी वाले फंड ज़्यादा दूंगा आपका। और पर दूसरी तरफ ये भी होता है कि आपका गोल है 10 साल का और हमें पता है कि कंजर्वेटिव होकर काम नहीं हो सकता, तो हम आपको बोलेंगे थोड़ा सा अगर आप मॉडरेट साइड जा सकते हैं। और कई बार आपका रिस्क प्रोफाइल खुद ही चेंज होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको आइडिया नहीं है उस चीज़ का, 2-3 साल में आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ ये चीज़ ऐसे चलती है पर रिटर्न दे जाती है। तो फिर आपका रिस्क प्रोफाइल भी कई बार चेंज होता है, आप धीरे धीरे कई बार मॉडरेट से एग्रेसिव भी जाते हैं। तो वो इन्वेस्टर का नेचर भी चेंज होता है धीरे धीरे, जब उसको फेथ होने लग जाता है चीज़ के ऊपर। पर अगेन वही है, रिटर्न्स आप 10 साल के लिए जा रहे हैं या 2 साल के लिए जा रहे हैं, डिपेंड करता है आपका टाइम ड्यूरेशन कितना है। आप रिटर्न्स चेज कर रहे हैं फिर गड़बड़ है। जो हम अभी बात कर रहे थे यंगस्टर्स के बारे में, क्योंकि अगर आपका पॉइंट ऑफ एंट्री ही यही है कि मुझे रिटर्न ज़्यादा चाहिए और शॉर्ट टर्म में चाहिए, फिर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले लेंगे। इसको मैं एग्जांपल से दूं तो हम जयपुर की लैंग्वेज में बात करें, हम जयपुर से हैं सब, तो आप यहाँ से अगर जौहरी बाज़ार तक जाना चाहते हैं तो आपको क्या लगता है आपकी गाड़ी की एवरेज स्पीड कितनी होगी? 30-40 की मैक्सिमम, 20-30-40। पर अगर मैं उसको 70 की स्पीड पर चलाऊंगा तो एक्सीडेंट की चांसेस ज़्यादा है। और सेम मुझे जौहरी बाज़ार से आगे दिल्ली जाने के लिए बोला जाए बाई रोड, तो मैं 30-40 की स्पीड पे चलाऊंगा तो फिर मैं टाइम पे नहीं पहुंचूंगा, वहाँ मुझे स्पीड चेंज करनी पड़ेगी। तो सेम ऐसे ही इन्वेस्टमेंट्स में भी होता है। शॉर्ट टर्म में हमें सेफ्टी देखनी है, हमें रिटर्न्स नहीं देखने। लॉन्गर टर्म में हमें रिटर्न्स देखने हैं। सर ट्रेडिशनली जो अब तक आज से 20 साल पहले तक भी जो पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स चलती थी, आरडी की, किसान विकास पत्र और बहुत सारे, तो पुराने लोग तो अभी भी उसी पे टिके हुए रहते हैं। तो आज के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा बेनिफिशियरी क्या है? सर उसमें एक लाइन बोली जाती है, आप गवर्नमेंट की भी कभी इन स्कीम्स के जब रिटर्न्स आते हैं, न्यूज़ में एक लाइन आती है, स्मॉल सेविंग स्कीम्स, आपने सुनी होगी ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनका एजेंडा था सेविंग्स करने का, बट ओवर द टाइम क्या हो गया है कि लोग लंबे टाइम की अवधि का पैसा इसमें डालने लग गए हैं, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। सेविंग्स का मतलब होता है आपको शॉर्ट टर्म में जो चीज़ चाहिए, 3-4 साल, 2-3 साल, इस तरीके से। क्योंकि हम वही वाली बात कर रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में हमें रिस्क फैक्टर देखना है कि ज़्यादा ना हो, सेफ्टी होनी चाहिए, रिटर्न्स मैटर नहीं करते। तो वहाँ उस चीज़ के लिए स्कीम अच्छी है। जैसे इमरजेंसी फंड आपको जोड़ना है, आप उसमें जाइए। पर अगर मैं अपने 10 साल 15 साल बाद की बात कर रहा हूँ आज, क्योंकि आज की तारीख में इन्फ्लेशन जो महंगाई दर कहते हैं, वो बहुत बड़ा एक तरीके से आप कह लीजिए वेल्थ किलर है। क्योंकि आज अगर रियल लाइफ इन्फ्लेशन गवर्नमेंट बोलती है 6-7% है, पर रियल लाइफ में हमें पता है 8-9% से कम नहीं है महंगाई दर। तो इसका मतलब क्या हो गया, आज आप 100 रुपये लेके बैंक में जमा करने गए, बैंक ने आपको अगले साल 108 रुपये वापस दिए, उसमें टैक्स कट गया, अगर 30% ब्रैकेट में आप आते हैं तो 105 रुपये शायद आपके हाथ में आएंगे। अब वो 105 रुपये लेके जब आप सामान खरीदने जाएंगे, महंगाई रियल लाइफ में 8 से 9% चल रही है, तो आपको वो सामान 109 रुपये का मिलेगा, तो आपके पास 4 रुपये शॉर्ट हो गए। 1-2 साल के लिए दिक्कत नहीं है, ये आप सोचिए 10 साल के अंदर इसका कंपाउंडिंग में कितना नेगेटिव इफेक्ट होगा। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूँ, बिना प्रोडक्ट का नाम लिए, कुछ स्कीम्स आज से सालों पहले बड़ी फेमस होती थी, घर में एजेंट आते थे, बहुत सारी स्कीम्स बेच के जाते थे। उस समय बोला जाता था कि आज से 20 साल बाद आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे, तब बहुत बड़ी रकम लगती थी 10 लाख। पर आज जब वो 10 लाख आता है हाथ में, तो हम देखें तो 10 लाख में एक अच्छी गाड़ी नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती। क्योंकि उस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट की भी बात ही नहीं करता था। उसमें इंटरेस्ट कितना मिलता था, 6.5-7%, पर महंगाई दर को वो बीट ही नहीं कर पा रहा था। तो इसलिए ये जितनी भी स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं, शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है। और या फिर आप उस रेशो में आते हो, आपके पास इतना पैसा हो गया कि आप ठीक है 20-30% आप थोड़ा सेफ्टी के लिए रख दीजिए, पर इनकम इसमें वेल्थ नहीं बनेगी। फिर भी कुछ लोग का ये जो गवर्नमेंट का जो ट्रस्ट है, उस चक्कर में अभी भी वो उसके अंदर रहते हैं। थोड़ा सा उनको चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि ओवर द टाइम फिर वही दिक्कत आएगी कि उनको ये फील आ जाएगा कि होता है ना, लाइक एक आगे आने वाले टाइम में जब एक और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा, तो फिर ये दिक्कत आएगी, वो महंगाई को बीट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि महंगाई अभी हमें दिख नहीं रहा, बट आने वाले टाइम में बहुत बड़ा ह्यूज फैक्टर है। और एक मेरा अलग से सवाल वो था, वो डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन लोकल मार्केट में जो ये छोटी दुकान वाले होते हैं, वो कमेटी का एक सिस्टम भी होता है, डेली कलेक्शन और लोन्स वगैरह का जी, वो मतलब क्या चीज़ है? वो अनऑफिशियल, अनऑथराइज है, क्या है?
देखिए होता अनऑथोराइज ही है, और हम जानते हैं हम ऐसे देश में हैं जहाँ पे थोड़ा कैश इकोनॉमी काफ़ी चलती है पैरेलल वे में। तो कई लोग टैक्स नहीं भरते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उनके पास कैश ही होता है। अब वो कैश को लेकर ना बैंक में डाल सकते हैं ना म्यूचुअल फंड्स में डाल सकते हैं, तो वो लोग फिर अपना आपस में एक सिस्टम क्रिएट कर लेते हैं। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आप बोलें तो ऑब्वियसली वो रिस्की है, क्योंकि जो चीज़ हम मैं इसको और ज़्यादा क्लियर वर्ड्स में बोलूँ तो पक्के और कच्चे का काम हो गया, ओके। वाइट और ब्लैक। तो जो चीज़ आपकी ब्लैक की है उसकी फिर आप कहीं ना रिपोर्ट लिखा पाएंगे, वो भी दिक्कत आएगी। तो अगर सपोज़ आपने कुछ दोस्तों में मिलके एक ऐसी कमेटी बना भी ली और कोई एक दोस्त लेके फ़रार हो भी गया तो आप उसकी कोई कंप्लेन नहीं कर सकते। तो रिस्क फैक्टर तो है, वो चीज़ें भरोसे भी चलती हैं, वो डिपेंड करता है आपका वो सर्कल कैसा है, क्योंकि वो सब ट्रस्ट फैक्टर पे है, ज़बानी है। ज़बानी है, बिल्कुल। और बड़े बड़े बिजनेस ज़बान पे ही चलते हैं, वो भी बात है। और ऐसे रहे हैं हिस्टोरिकली हाँ। कि कई ऐसे बड़े बड़े चिट फंड्स आए जो गायब हो गए। एक बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी, वो भी एक टॉपिक है। क्रिप्टो और बिटकॉइन, देखिए मैं इसमें बड़ी क्लियर चीज़ बोलता हूँ, और मैं सबको ये बोलूँगा, इसमें मुझे भी कोई शर्म नहीं आती बोलने में, कि जिस चीज़ की हमें डीप नॉलेज ना हो उससे उसमें ना ही घुसें, बेटर है। रिस्क उस चीज़ का होता है जिसको मैं समझता नहीं हूँ, जिस चीज़ को मैं जानता हूँ वो कैलकुलेटेड रिस्क होता है। आज शेयर मार्केट के लिए मुझे आइडिया है कि इसके पीछे कोई शेयर भाग रहा है तो इसके पीछे उस कंपनी की परफॉर्मेंस है। बिटकॉइन के पीछे क्या है, बैकिंग में क्या है, मुझे वो आइडिया नहीं है। तो इसलिए मैं उससे हिचकता हूँ, और कई लोग बोलते हैं क्या हमें करना चाहिए, तो मैं यही बोलता हूँ कि अपने पैसे का उतना हिस्सा डालिए जो कल को गायब भी हो जाए, ज़ीरो भी हो जाए तो आपको फ़र्क नहीं पड़े। अपनी ज़िंदगी भर की कमाई तो नहीं डालनी चाहिए। कई वही वाली कहानी आ गई कि हम ग्रीड के पीछे भागेंगे तो फिर नुकसान ही आएगा। और यूथ आजकल कर भी यही रहा है इनफैक्ट, क्योंकि वही वो इजी मनी वाली चीज़ है, सबको इजी मनी जल्दी बनाना है, तो फिर नुकसान आएगा ही आएगा, क्योंकि आप फंडामेंटल फॉलो नहीं कर रहे हैं। आप किसी चीज़ में पैसा लगा रहे हैं तो उसके पीछे बैकिंग क्या है। आप बैंक की एफडी में भी पैसा रख रहे हैं तो बैंक आपको 5 लाख की गारंटी तो दे रहा है कि कल को कोई बैंकरप्सी वाले नौबत में आ गया तो आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे। पर यहाँ पे इस चीज़ की क्या है, इसकी बैकिंग क्या है। शेयर्स में भी कंपनी की परफॉर्मेंस देख के हम डाल रहे हैं ना। आज मुझे रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर अच्छा लग रहा है क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री अच्छा कर रही है, मुझे लग रहा है कि वो आगे और पैसा बनाएंगे तो उसका शेयर भी अच्छा चलेगा। बट बिटकॉइन के पीछे बैकिंग क्या है वो मुझे आइडिया नहीं, तो मुझे इसलिए क्रिप्टो से मैं थोड़ा दूर रहता हूँ। पर्सनल मेरा एक सिंगल पेनी उसके अंदर नहीं है। वैसे भी वर्चुअल चीज़ है, पूरी ही वर्चुअल है वो तो। आगे ये ऑथेंटिकेट हो जाएंगी, कोई बैकिंग होगी, कोई सेंट्रल बैंक्स इसके पीछे कुछ गारंटीज देंगे तो डेफिनेटली ये भी शायद आगे आने वाले टाइम में ऐसा सुना था इंडियन गवर्नमेंट भी कोई अपनी डिजिटल करेंसी लेके आ रही है। हाँ, अगर वो थ्रू आरबीआई आएगा तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि वो चीज़ वैलिड होगी। तो ऑथेंटिकेट चीज़ में जाने में कोई नुकसान नहीं है। और लाइफस्टाइल फैक्टर तो बहुत बड़ा एक वो है जो ग्रीड के प्रति, मतलब आदमी भाग रहा है, स्पेशली यूथ, तो उस चीज़ में लाइफस्टाइल, फेक लाइफस्टाइल को दिखाने के लिए। लाइफस्टाइल के लिए एक फार्मूला हम लोग फाइनेंस में यूज़ करते हैं, वो मुझे लगता है हर आम आदमी के काम की चीज़ है। घर में अगर मैं सपोज 100 रुपये ला रहा हूँ, तो अगर आप उस 100 रुपये को, जैसे यूथ के लिए मैं बोलूँ तो स्टार्टिंग में इनकम ज़्यादा नहीं होती, तो उस टाइम पे क्या कर सकते हैं आप, इसको नीड, वांट्स और सेविंग्स, ये ब्रॉड साइड में 3 हेड्स हैं, इनमें डिवाइड कर दीजिए। नीड्स होगी जो आपकी ज़रूरत है, आपको घर का राशन पानी लाना है, आपको अपना किराया देना है, या घर की EMI देना है, या बच्चों की स्कूल की फ़ीस देनी है, ये नीड हो गई। तो कुछ पैसा आपने नीड में डिवाइड कर दिया, उसके बाद आप सेविंग्स कर लीजिए, और कुछ पैसा वांट्स के लिए भी रखिए। वांट्स हो गई कि जैसे आज मुझे बाहर डिनर के लिए बाहर जाना है, अब सपोज़ इसको आप ये भी ले सकते हैं कि मैंने कोई कार खरीदी, मेरी नीड तो 2 व्हीलर से भी पूरी हो रही थी, पर अब मैं कार की तरफ जा रहा हूँ तो मेरी वांट आ गई, या मेरे को या मुझे डेली अप डाउन करना पड़ता है दूर, जहाँ 2 व्हीलर पे मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो शायद मेरे लिए कार नीड हो। तो नीड और वांट का आपको डिफरेंस समझना है। वांट पे भी पैसा खर्च करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब कुछ हम फ्यूचर के लिए सेव करें, हमें थोड़ा बहुत एंजॉय भी करना है, बट उसकी आप लिमिट बना लीजिए। आपने लिमिट बना ली कि 20% मैं वांट्स में खर्च करूँगा, ठीक है, पर प्रॉब्लम क्या आती है, ये वांट्स की कोई लिमिट नहीं है। आज मेरा फ़ोन टूट गया है, मुझे नया फ़ोन लाना है, तो ये मेरी नीड हो गई। मार्केट में iPhone 16 आया है और मुझे ख़रीदना ही है, तो ये वांट हो गई, ये नीड नहीं है। तो ये डिफरेंस यूथ को समझ में आ गया, तो सारे फैक्टर उसी पे। आप दूसरों को दिखावे के लिए अगर कुछ चीज़ें करेंगे, इम्प्रेस करने के लिए, तो फिर वो आपको कहीं ना कहीं आगे प्रॉब्लम में डालेगा ही डालेगा। एक फाइनल कोई एडवाइस ऐसी जो कि ओवरऑल, मतलब आप हर तरह के एज ग्रुप के बंदे को
देना चाहें अपना नट शेल में? सबसे चीज़ जो कॉमन चीज़ मैं आज की तारीख में देख रहा हूँ, देख पहले भी एक ज़माने में एक लाइन बोली जाती थी, लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से ज़्यादा दुखी हैं। तो यही वाली चीज़ हो रही है इन्वेस्टर्स में भी। क्या होता है कि उनके पड़ोसी का या बगल वाले का ज़्यादा रिटर्न आ रहा है। तो इसको मैं एक छोटी सी एक कहानी बताता हूँ आपको। कहानी नहीं है, ये हमारी माइथोलॉजी में है। माइथोलॉजी भी पता नहीं क्यों बोलते हैं उसको। हम सब ने ये सुना होगा कि एक बार ब्रह्मा जी ने बोला कि मैं देखूंगा कि कौन सबसे ज़्यादा बुद्धि जीव है, देवों में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान कौन है। तो वहाँ पे कार्तिकेय भी थे, वहाँ पे गणेश जी भी थे। तो उन्होंने बोला कि जो भी ब्रह्मांड की 4 परिक्रमा कर लेगा, मेरे हिसाब से वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हुआ। तो कार्तिकेय निकल गए ब्रह्मांड के 4 परिक्रमा करने के लिए। गणेश जी के माताजी पिताजी वहीं थे, शिव जी और पार्वती जी। उन्होंने अपने माताजी और पिताजी की 4 परिक्रमा कर ली। तो ब्रह्मा जी ने बोला मैंने तो ब्रह्मांड का बोला था। तो गणेश जी ने बोला कि मेरा ब्रह्मांड मेरे पेरेंट्स ही हैं। तो यही चीज़ है कि हमें भी अगर देखना आज इन्वेस्टमेंट्स की बात में, तो हमें अपने परिवार को देखना है, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। कि मेरे बच्चों के लिए उनकी पढ़ाई का गोल मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या मुझे ये देखना कौन सा शेयर 1000% का रिटर्न दे रहा है, उससे मुझे मैटर ही नहीं करता। दुनिया में बहुत चीज़ें आएंगी, बहुत नॉइस आएगी, न्यूज़ आएंगी, कभी कोई वॉर आएगा, आपको अपने गोल पे स्टिक रहना है। मैं हमेशा सबको यही बोलता हूँ कि किसी की पोर्टफोलियो में अगर 20% का भी रिटर्न आ रहा है, तब भी शायद उसके गोल अचीव नहीं होंगे, क्योंकि वो अपने गोल के लिए उतनी सेविंग्स ही नहीं कर रहा है। और किसी के पोर्टफोलियो में 8% का भी रिटर्न आ रहा है, वो तब भी गोल अचीव कर लेगा। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे पेरेंट्स हैं। हमारे पेरेंट्स के टाइम पे उनके पास इतने अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं होते थे, इतनी नॉलेज नहीं होती थी, पर उनको इतना पता था कि जितना हमारी वो वाली कहानी है ना कि हमें उतनी चादर पसारनी है जितनी पैर उतने पसारने जितनी चादर है। तो सेम चीज़ वही है, बेसिक्स तो वही है। वही पुरानी कहावत चली है ना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। तो वो अगर रहोगे वैसे चलोगे तो मुश्किल है। वो बेसिक रूल्स हैं। लोग आजकल फंडामेंटल्स फॉलो नहीं करना चाहते हैं, फैंसी चीज़ें आ गई हैं। आप इंस्टा पे फेक लाइफ देखते हैं, सोशल मीडिया पे वो सब चीज़ें देखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप मूव कर जाते हैं। फिर जल्दी पैसा बनाना है आपको कि जल्दी से जल्दी बड़ी गाड़ी आ जाए घर के अंदर, तो वो दिक्कत है। सो इतने डिस्कशन के बाद अगर मैं मानूं कि विच प्रोडक्ट इज़ बेटर, SIP बेटर है, म्यूचुअल फंड है, या ये पहली बात तो ये कन्फ्यूज़न भी अलग अलग है, एक ही चीज़ है? SIP और म्यूचुअल फंड एक ही चीज़ है, बस मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट का तरीका है। इसका एग्जांपल आप लें तो जैसे किसी को मंथली इन्वेस्टमेंट पहले करना था तो हम उसको RD बोलते थे, कोई एक मुश्त पैसा देता था उसको हम FD बोलते थे, पर प्रोडक्ट एक ही होता है, चीज़ें वही है, चीज़ें वही हैं। उनके नाम बदल गए और इन्वेस्टमेंट का आज तरीका किसी के पास एक साथ पैसा है, वो एक मुश्त डालना चाहता है, तो म्यूचुअल फंड में उसको लमसम की तरह डाल सकता है। पर अभी जैसे आज की तारीख में हम देखते हैं कि यंगस्टर्स होते हैं, एक साथ पैसा नहीं होता है, तो मंथली उन्होंने डिसिप्लिन बांध लिया, तो SIP मंथली उनके अकाउंट से कटेगा और वही म्यूचुअल फंड में जमा हो जाएगा। तो बस वो मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट का तरीका है, तो यही डिफरेंस है। और आपकी नीड के अकॉर्डिंग आपके पास लमसम पैसा है तो डेफिनेटली लमसम डालना चाहिए, फिर आपको SIP नहीं करनी चाहिए। SIP पैसा जोड़ने के लिए, डिसिप्लिन बांधने के लिए है कि हर महीने, कई बार होता है हम लमसम जब करने लगते हैं, हमें आता है ये ज़रूरत आ गई, खर्चे के लिए रख लेते हैं, पर जब हर महीने EMI की तरह फिक्स डेट को आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा, तो उससे आपकी सेविंग्स फोर्सफुली सेविंग्स हो जाएगी। तो वो SIP की पावर है जो मुझे लगता है। और एक लास्ट क्वेश्चन और है कि क्या हम कोई ऐसा पर्सनल लोन या किसी भी तरह का लोन लेके उसको अगर इन्वेस्ट करें, नॉट इन स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड या उसमें हाई रिटर्न में, तो क्या ये करना सही होता है, गलत होता मैं है? इसको टोटली, इसके लिए मैं हमेशा मना करता आया हूँ, मना ही करूँगा कि कभी भी लेवरेज लेके या पैसा उधार लेके कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि आज किसी भी पॉइंट पे, कई लोग बोलते हैं ये स्मार्ट डिसीजन होता है, पर क्या होता है, मार्केट का भी ख़राब टाइम आता है। एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि आपने 9.5% पे लोन उठाया हुआ है और मार्केट आपको 10% नेगेटिव रिटर्न दे रहा है अगले 2-3 साल तक, तो फिर तब आप सकते में आ जाएंगे, तब हो सकता है कि आप उसको नेगेटिव में आपको बेचना पड़ जाए। तो बेटर है कि इन्वेस्टमेंट चाहे कम हो, बट अपनी सेविंग से हो, अपने पैसे से हो। देवेंद्र सर, थैंक यू सो मच पॉडकास्ट में आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यू वेलकम सर। और मुझे लगता है कि और ऐसे क्वेश्चंस अगर हमारे कमेंट्स वगैरह में अगर आएंगे तो मैं शायद आपको दोबारा भी कॉल करूं उसके। माय प्लेजर सर, माय प्लेजर। थैंक यू सर।